Hello guys, today we are going to discuss the last question, that is question number 3. Discuss the cause of depletion of mangroves and explain their importance in maintaining coastal ecology. So इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में देखें तो पार्ट 1 कह रहा है कि कॉज बताना है मैंग्रोव्स के डिप्लेशन का, और पार्ट 2 में क्वेश्चन के पूछ रहा है कि मैंग्रोव्स का इम्पोर्टेंस क्या है कोस्टल इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। सो मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसमें लिखने ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स आर दी shrubs or trees that grow in the coastal saline water. मैंग्रोव्स ऐसे shrubs या trees होते हैं जो कि कोस्टल एरिया के सलाइन वाटर में ग्रो होते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कॉज ऑफ डिप्लेशन। तो इसको हम लोग चार्ट बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉज क्या होगा? पहला कॉज है सी लेवल। सी लेवल का बढ़ना, उससे कारण क्या होता है? सी लेवल के बढ़ने से होता है सॉइल इरोजन, कोस्टल इरोजन भी जिसे हम कहते हैं। कोस्टल इरोजन क्या होता है? किससे होता है? बाय सी, सी के द्वारा टूवर्ड्स द लैंड। ये सी है, ये हमारा कोस्टल लाइन है, और ये है हमारा लैंड। तो सी क्या करता है? अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो ये अपना कोस्टल लाइन छोड़ के लैंड की तरफ और सॉइल इरोजन करता है, जिसके कारण क्या होता है? कोस्टल इरोजन होता है। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन रिवर वाटर लेवल। अब क्या होता है? किसी भी तरीके से अगर वाटर की सैलिनिटी और फ्रेशनेस में, मतलब स्वीट टेक्सचर जो होता है, रिवर वाटर होता है, उसके बैलेंस में अगर कहीं भी कमी आई तो क्या होगा? मैंग्रोव्स के ग्रोथ में असर पड़ेगा। तो मैंग्रोव्स को ग्रो करने के लिए सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर का एक बैलेंस चाहिए होता है। अगर वो बैलेंस किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है तो मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो अगर रिवर वाटर में रिडक्शन होगा तो क्या होगा? जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होगा, और इसके कारण क्या होगा? मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसके बाद क्या है? एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोडक्शन। एक्सोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन अगर किसी भी प्रकार से उस इकोसिस्टम में हो जाए तो क्या होता है? जो इंडिजिनस और जिसे हम कहते हैं लोकल स्पीसीज जो होती हैं, उन पे क्या होता है? उन पे थ्रेट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, और उसके कारण भी मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे असर दिखता है। अब एक्सोटिक स्पीसीज प्लांट्स भी हो सकती है और एनिमल्स भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स की बात हो रही है तो एनिमल इसमें नहीं हो सकते। क्या पता कोई ऐसा एनिमल आ जाए जो कि मैंग्रोव्स में जो मेन प्लांट्स हैं उनको खाने लगे, और उस एनिमल को खाने वाला कोई नेचुरल प्रेडेटर वहाँ नहीं है, जिसके कारण क्या होगा? सारे के सारे जो प्रीशियस प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म होने लगे, जिसके कारण मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे असर पड़े। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? ये तो हो गए कुछ नेचुरल रीजंस। इसके बाद आ जाते हैं कुछ ह्यूमन मेड रीजंस, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से सी लेवल बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो अगेन वही चीज़ होगी। अगेन सी लेवल बढ़ने से सॉइल इरोजन, कोस्टल इरोजन होगा, जिसके कारण क्या होगा? मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन,
न्यूट्रिशन डिप्लेशन और एक्सेस दोनों ही प्लांट्स के लिए खतरनाक होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारे फर्टिलाइज़र फ्लड आने पे या नदी के थ्रू क्या होते हैं, रन ऑफ होते हैं सी की तरफ। लेकिन मैंग्रोव्स जो हैं वो सी और लैंड के बीच में एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसे हैं, तो जितना भी रन ऑफ होता है वो इस प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण इनकी जो ग्रोथ पे है उस पर असर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट कटिंग। मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट को लगातार कट करने के कारण उसकी ग्रोथ पे असर होता है, क्योंकि मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत घने होते हैं और उनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण अगर फॉरेस्ट की कटिंग होती है तो उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है और उसको रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन होने से क्या होगा, अगेन फॉरेस्ट काटे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मोर फर्टिलाइज़र यूज़ होंगे, उसके बाद क्या होगा, सारे की सारी प्रॉब्लम्स आएगी मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे। इसके अलावा पोल्यूशन, भले ही वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, सबका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है मैंग्रोव्स की ग्रोथ पे। इसके अलावा क्या है, पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैंग्रोव्स की डिप्लीटेशन का। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर किसी भी तरीके की अर्बन प्लानिंग या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लानिंग या तो फिर कोई भी हाईवेज और बहुत सारी चीज़ें, पार्क्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर पुअर प्लानिंग होने के कारण क्या होता है, नॉलेज ना होने के कारण, साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, प्लानिंग सही से नहीं हो पाती। और प्लानिंग सही से ना होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है मैंग्रोव्स का डिप्लीटेशन बहुत तेज़ी से किया जाता है और अनवांटेड कभी कभी होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी पूरी ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब जो डेवलपमेंट है उसकी तो बात हो रही है, वो तो हो रहा है, लेकिन किस चीज़ का उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा इन्वायरमेंट का। डेवलपमेंट करते करते हम लोग इन्वायरमेंट के से दूर हो रहे हैं और उसका ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हम लोग कौन सा गोल नहीं अचीव कर सकते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हम इस चीज़ से नहीं अचीव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मैंग्रोव्स डिप्लीट होते हैं, जो कि है एडवर्स इफेक्ट, और इसके कारण क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से हम लोग और दूर जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कटिंग करने के कारण या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने के कारण कुछ डिसीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती हैं फॉरेस्ट में, जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अचानक से बहुत बड़ी एरिया में, जितनी भी एरिया है उसमें सारे के सारे प्लांट्स की डेथ हो जाती है, जिसके कारण भी उनकी पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से मोस्ट रिसेंटली देखा गया था वहाँ की सुंदरी प्लांट्स में मैंग्रोव्स के, उनको बहुत बड़ी डिसीज़ ने इफ़ेक्ट किया था और उनकी पॉपुलेशन बहुत हद तक कम हो गई थी। अब इसके बाद हमें देना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है वो, अब डिप्लीटेशन तो हो गया, मान लिया डिप्लीटेशन हो रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों रोके डिप्लीटेशन को होने से। तो इम्पॉर्टेंस को बताते हुए पहले हम लोग देखते हैं कोस्टल इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो यहाँ पर कोस्टल है तो यहाँ पर स्टडी ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट टाइप काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कोस्टल एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम इज कॉल्ड कोस्टल इकोलॉजी। अब इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसको कंजर्व करना चाहिए, क्यों,
मैंग्रोव्स जो हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? एक शील्ड की तरह काम करते हैं बिटवीन लैंड एंड सी, एंड प्रोटेक्ट करते हैं किससे? साइक्लोन से और स्टॉर्म से। कई जगह मैंने देखा है टाइफून, हरकुलीन, ये सब लिखा जाता है, लेकिन ये सब साइक्लोन्स के ही अलग अलग नाम हैं, तो आप लोग साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोस्टल एरिया से मैंग्रोव्स को डिप्लीट कर दिया जाए तो क्या होगा? विंड स्पीड कम नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा? साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स तो आते रहेंगे, लेकिन उसके कारण क्या होगा? डिजास्टर होगा। डिजास्टर होगा क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ होनी है, लेकिन डिजास्टर वो कब कब कहलाता है? जब उससे किसी भी टाइप का ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस हो, चाहे वो इंसानों की बात हो, चाहे वो ह्यूमन प्रॉपर्टी की बात हो। अगर किसी भी टाइप का नुकसान होता है तो हम उसे कहते हैं डिजास्टर। तो अगर ये शील्ड की तरह नहीं होगा तो विंड स्पीड नहीं कम होगी, जिसके कारण साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं। इसके कारण ये प्रिजर्व करता है इकोसिस्टम को। कौन से इकोसिस्टम को? कोस्टल इकोसिस्टम को। अब कोस्टल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और यहाँ पर कई प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, तो इसको कंजर्व करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ध्यान देना है। और ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है ये एक। आपको पिछली बार मैंने 17 सस्टेनेबल गोल्स याद करने के लिए बोले थे, उनमें से एक ये भी है। इसके अलावा ये क्या करता है? मैंग्रोव्स को मेंटेन करने से हम क्या और चीज़ मेंटेन करेंगे? हम लोग मेंटेन करेंगे वहाँ की फूड चेन। मैंग्रोव्स की फूड चेन वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स में से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी मिलती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जिसके कारण फूड चेन भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इस फूड चेन को डिस्ट्रक्ट करने का मतलब है बहुत सारी लाइफ्स के साथ खिलवाड़ करना। इसके अलावा मैंग्रोव्स काम करते हैं एज अ फिल्टर्स। फिल्टर की तरह काम करते हैं। कैसे फिल्टर की तरह काम करते हैं? जितना भी पानी आ रहा होता है लैंड से, यहाँ पर मैंग्रोव्स के पास ये सब रुकता है, और जब ये रुकता है तो उसमें से जितना भी पोल्यूटेंट्स होता है, जितना भी हाई मेटल्स होते हैं, उसको ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन वहाँ पर वो प्योर वाटर भेजते हैं सी की तरफ। तो ये काम मैंग्रोव्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? सी में पोल्यूटेंट्स की अमाउंट कम होती है, जो कि क्या कह सकते हैं? किडनी की तरह काम करता है। किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है, तो मैंग्रोव्स भी हमारे फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वैसे किडनी ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। इसके अलावा और क्या काम होता है? मैंग्रोव्स यूजफुल होते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। किसकी सेडिमेंटेशन? मिनरल्स की। अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं? जो लैंड से मिनरल्स आते हैं। जितने भी लैंड से मिनरल्स आते हैं उसकी वहाँ पर सेडिमेंटेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है मैंग्रोव्स की। और क्या होगा उससे? अगेन वो साइकिल बनेगी, वो ग्रो अच्छे से होंगे, इसके बाद वो लोग शील्ड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करने का ये लोग काम करते हैं। सो ये बात हो गई कि मैंग्रोव्स जो हैं कॉज क्या है उनके डिप्लीटेशन का और इम्पोर्टेंस क्या है उनकी। अब बात ये आती है, ये सब तो हो गया, हमें प्लस पॉइंट क्या लिखने हैं इस क्वेश्चन में? हमें लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी की बात हुई है वहाँ पर आपको देखना है कौन सा सस्टेनेबल गोल हो रहा है।
जहाँ पर भी हमारी बात हो रही है वाटर क्वालिटी की, वहाँ पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है। जहाँ भी बात हो रही है एग्रीकल्चर लैंड की, वहाँ पर हमें सस्टेनेबल गोल्स को देखना है। और जहाँ तक बात हो रही है हमारी किस चीज़ की, डेवलपमेंट बट ऑन दी शेक ऑफ एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का ध्यान देना है कि किस हिसाब से पुअर प्लानिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे EIA की, दैट इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जो कि फंक्शन करती है एनवायरनमेंट के लिए, ताकि किसी भी डेवलपमेंट का असर, चाहे वो प्राइवेट डेवलपमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट हो, उसका असर एनवायरनमेंट पे कम से कम पड़े, जिसके कारण डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा सके। तो ये काम कौन करता है, EIA करती है। तो EIA के बारे में इसमें आप लिखेंगे। इसके अलावा EIA को मैं एक न्यू वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा EIA के बाद आपको दूसरा कौन सा सोल्यूशन देना है, आपको सोल्यूशन देना है कि इन सब के साथ, इस चीज़ों के साथ डील करते हुए हमें कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच रखनी चाहिए टूवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी तो अंधा तुक्का मार दिया है, लेकिन नहीं, हमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसके अलावा भी कई सोल्यूशंस हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस के अनुसार और उसके आंसर के अनुसार अपना आंसर लिखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक